नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऋषि कपूर के परिवार के सदस्यों ने मीडिया को एक खत लिखा है कि ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया था, एक प्रकार का कैंसर है। अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का आखिरी वक्त तक मनोरंजन करते रहे। इस पूरे 2 साल के दौरान उन्होंने पूरी जिंदगी जी। मिलने आने वालों से फैमिली, फिल्में, भोजन और दोस्तों के बारे में बातें करते रहे। उन्हें एहसास था कि दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं और इसके प्रति कृतज्ञ भी रहे। इसलिए उनके फैंस समझेंगे कि ऋषि कपूर को मुस्कुराहटों के साथ याद किया जाए, आंसुओं के साथ नहीं। शायद अलविदा की भी मुस्कुराहटें होती होंगी, लेकिन वो हंसी कहां से लाई जाए। पर्दे का रोमांस रोमांटिक हीरो के उम्र से लंबा होता है। बॉबी फिल्म आई तो कभी गई ही नहीं। उसके सीन की नकल कई फिल्मों में की गई। कई दशकों तक दर्शकों की हसरत बनी रही कि काश एक बार फिर से ऋषि कपूर और डिंपल साथ आ जाएं। तभी तो सागर आई। ऋषि कपूर से कोई भी बातचीत बॉबी के बगैर कभी पूरी नहीं हो सकी। 2012 में हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने उनसे बात की थी। अभी तो एक्चुअली हीरो नंटेड स्टोरी है। बॉबी लड़की का नाम है, डिंपल थी। मैं तो बाय चांस बोलते ना, डिफॉल्ट से, चूंकि मैं था इसलिए मुझे ले लिया, वो मैं बन गया। वो मेरी तकदीर अच्छी, पिक्चर हिट हो गई, मैं एक्टर बन गया। नहीं तो मैं 20-21 साल का बच्चा, मैं कहाँ बन गया इतनी जल्दी। तो मेरी तकदीर अच्छी थी, मैं बन गया। मैं आपको बताऊँ, जब मैं इस फिल्म की बात करता हूँ तो एक गाना इस फिल्म में मैंने जो पिक्चराइज किया था, मेरा पहला गाना ज़िंदगी का मैंने गाया था। फिल्म का गाना था मैं शायर तो नहीं। मेरा पसंदीदा गाना है। हाँ जी, मेरा भी बड़ा पसंदीदा गाना है। और ये मेरा पहला गाना ज़िंदगी में जो मैंने पर्दे में खुद गाया था एज ए हीरो, रोमांटिक हीरो। तो जब मैं सेट पे गया तो मैंने पूछा कि डांस डायरेक्टर यानी कि कोरियोग्राफर कौन है, तो बताया गया कि कोई नहीं है। तो मैंने अपने फादर से पूछा कि कोई है नहीं तो मैं कैसे गाऊंगा, मुझे कौन सिखाएगा। नहीं, कोई नहीं सिखाएगा, आप खुद करोगे। मैं बोला मुझे आता क्या, तो मैं करूँगा। तो नहीं, तुमको खुद गाना। इसे अगर मैं कोई कोरियोग्राफर या कोई डांस मास्टर लाऊंगा तो वो तुम्हें वही दिखाएगा जो बड़े एक्टर को दिखा चुका है। तो अगर तुम उसकी नकल करोगे तो लोग बोलेंगे तुम वो बड़े एक्टर की नकल कर रहे हो। तो तुम्हारी छाप क्या हुई, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या हुई। तो तुमने अपनी छाप बनानी है। बॉबी ने अपने समय में काफी कुछ बदल दिया। लोगों के पहनने के ढंग बदल दिए और कपड़े की छपाई बॉबी प्रिंट हो गई। बॉबी में काम करने वाले कभी बॉबी से बाहर नहीं निकल सके। एक सीन को लेकर अरुणा ईरानी ने शिकायत की थी। ऋषि कपूर ने कहा था सीन बुरी है तो आंखें बंद कर लो। मुझे तो एक चीज बहुत अच्छी तरह से याद है उनकी। एक शॉट था जिसमें उनका टॉवेल गिर जाना था और मैं उन्हें नंगा देख लेती हूँ। मैं वो शॉट करने के लिए ऑब्जेक्ट करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तुम समझते नहीं हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉट, दिस एंड दैट। अच्छा एक काम करो, जैसे उसका टॉवेल गिरे आप अपनी आंखें बंद कर लेना, बस ना। उन्होंने समहाउ बहुत सही रीत से मुझे समझा के कन्विंस कर लिया, मैंने कर लिया। उसके 1-2 साल बाद फिर ऋषि कपूर के साथ अगेन वापस काम करने का मौका मिला। तब उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक बात है अरुणा जी, विच आई वांट टू आस्क यू। ऐसे हाँ जी बोले। तो बोले आप जो वो शॉट के लिए ऑब्जेक्ट क्यों कर रही थी? ऑब्जेक्ट तो मुझे करना चाहिए था ना अरुणा जी, नंगा तो मुझे होना था। और मैं हंस पड़ी थी उनकी इस बात पे। इसी का एक गाना है प्यार में सौदा नहीं। जिस देश में शादियां आज भी दहेज के नाम पर सौदा हैं, वहां यह गाना भी अमर है, प्यार में सौदा नहीं। बॉबी उस भारत की कल्पना के बाहर की फिल्म थी जिसे अपनी सामंती नैतिकताएं बहुत प्यारी थी। लाइसेंस राज के जाने से बहुत पहले ऋषि कपूर की इस फिल्म ने एक ही साथ सारी बंदिशों को ध्वस्त कर दिया और सिनेमा के पर्दे को आजाद कर दिया। तो क्या नाम है? बोला नाम है राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार है। राजकुमार नाम है तुम्हारा? वीडियो देता हूँ हमारी तरफ सभी। क्या नाम है तुम्हारा? सही बोलो नहीं तो अभी मार मार के ठीक कर दूंगा तुझे। क्या नाम है? रुक। भाग कहाँ रहे बे? भाग कहाँ रहे हो? भाग क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ, क्या नाम नाम है? बताओ अपना। नाम क्या है बेटे? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। हैं?
अजीजुर रहमान। बताओ। झूठ बोल रहा था मुसलमानों झूठ क्या के। बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार से बोलते रहते हैं ना, सुना मुझे। अबे झूठ जब क्यों बोल रहा नाम फिर तू? पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? हैं? एक बार छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो अबे राले झूठ क्यों बोलता है तू? अंकल अब नहीं करेंगे। हैं? बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। यूपी का यह विधायक भले एक बेटे के सामने सब्जी बेचकर 2 रुपए कमाने वाले एक मुसलमान बाप को उसके मजहब के वास्ते लताड़ रहा है, लखनऊ की इस गली में बॉबी फिल्म का गाना बजाकर ऋषि कपूर को आप कैसे याद करेंगे? बेशक मंदिर मस्जिद तोड़े, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिलबर रहता। जिस पलड़े में तुले मोहब्बत उसमें चांदी नहीं तोलना। यह उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ऋषि कपूर समाज और राजनीति से खुद को अलग नहीं रख सके, गलत को गलत बोल गए। मेरे उनके बड़े अच्छे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो हर ईद पे मैं उनको कबाब, बिरयानी, खीर भेजती थी, और वो दिवाली पे मुझे त्योहार पे जब बच्चे के जैसा, जब दिल्ली से के सेट पे गए तो वो आके पहले दिन भी इतनी जोर से गले मिले जैसे कोई माँ से गले मिल रहा हो बच्चा। तो कहने लगे वहीदा जी, हमारी पहले 2 पिक्चरें सुपरहिट हुई थी और इसको भी सुपरहिट ही करना है। मैंने कहा इंशाल्लाह हो जाएगी, हो जाएगी। एक अच्छा एक्टर सिर्फ डायरेक्टर और स्क्रिप्ट की जिंदगी नहीं जीता है, स्क्रिप्ट के बाहर की बदलती आबो हवा से भी टकरा जाता है। बहुत कम एक्टर होते हैं जब हवा के बदल जाने के खिलाफ एक्टिंग करने की चुनौती उठाते हैं। ऋषि कपूर ने जिस वक्त मुल्क का रोल चुना, शायद बहुत से कलाकार मना भी कर देते। देशद्रोही होने की सफाई देने जब मुल्क में मोहम्मद अली आते हैं तो सिर्फ मोहम्मद अली नहीं थे, ऋषि कपूर भी थे। उस रात मैं शायद कहीं बाहर था, होटल में था, लौटा रात को, देर रात को कमरे पे, तो ऋषि जी के 3-4 मिस्ड कॉल थे। अमूमन उतनी देर से वो फोन करते नहीं थे, तो मुझे लगा सुबह फोन करूं, अभी करूं, फिर मैंने कर ही लिया फौरन। और तो वो तभी शायद स्क्रिप्ट पढ़ के खत्म किया था उन्होंने, और उन्होंने बहुत तारीफ की कि भाई क्या लिखा है आपने, जो डायलॉग है वो कमाल है। तो मैंने थैंक यू बहुत सारा थैंक यू बोला। मैं थोड़ा एक्चुअली स्क्रिप्ट जब वो पढ़ रहे थे तो मैं थोड़ा चिंतित था, क्योंकि फिल्म के जो डायलॉग थे वो एक्चुअली वो दौर था जब सेक्युलर की स्पेलिंग बिगाड़ी जा रही थी। जब दौर था कि जब एकता की बात करना बहुत अच्छी बात नहीं माना जा रहा था। उस दौर में मुझे लग रहा था कि शायद ये और फिल्म फ्रंट फुट पर बात करने को की कोशिश कर रही थी। फिल्म नहीं चाहती थी कि, मैं नहीं चाहता था एज अ राइटर कि ये बातें ढका छुपा के की जाए, क्योंकि दुश्मनी की बातें ढका छुपा के नहीं हो रही थी। और मुझे इस बात की बहुत चिंता थी कि जो मेरे जो लीड एक्टर है, स्पेशली ऋषि कपूर, अगर वो एज एन एक्टर इस बात से थोड़े से भी चिंतित रहे, घबराए हुए रहे, तो फिल्म का जो पैनापन है वो कम हो जाएगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटे। अपने जीवन में फ्लॉप फिल्मों की लंबी श्रृंखला छोड़ने वाले ऋषि कपूर की कई अच्छी फिल्में भी हैं। कभी राज कपूर ने अपने लिए उन्हें लॉन्च किया, बाद में ऋषि कपूर कईयों के लिए लॉन्च पैड बन गए। 1989 की चांदनी सुपरहिट थी। ऋषि कपूर को लगता था कि उन्हें 90 के दशक में फिल्मों में आना चाहिए था, 70 के दशक में नहीं। वो अपनी गलतियों पर खुद ही बात करते थे। मेरा सेकंड इनिंग्स है, ये जो दौर है मेरा, मुझे पहली बार एक्टिंग की चांसेस मिले जा रहे हैं। मुझे रोल्स तो अब मिल रहे हैं मुझे आके, तो मैं आपके सामने भांत तरीके से पेश आता हूं। कभी नेगेटिव हो जाता हूं, कभी पॉजिटिव हो जाता हूं, कभी 90 साल का हो जाता हूं, तो कभी तो ये तो मैं समझता हूं कि मुझे मालिक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं उस दौर में हूं जिस दौर में मेरा बेटा भी काम कर रहा है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि बाप बेटा उसी दौर में काम कर रहे हैं। मैं अब कैरेक्टर एक्टर हूं, लेकिन आई एम एंजॉयिंग दिस सेकंड फेज ऑफ माइंड, बिकॉज अभी तो मुझे कैरेक्टर्स मिलने शुरू, मैं एक्टिंग तो अब मैंने शुरू की है। तो जो पहले 25 साल था वो सब आपका बेवकूफ बना रहा था मैं। गाने के सीन में ऋषि कपूर एक अलग ही अभिनेता लगते थे।
सुभाष घई की फिल्म कर्ज के सारे गाने में देखिए उन्हें, इंटेंसिटी, सघनता और तीव्रता चेहरे पर तैर रही होती है। बॉबी अगर लैंडमार्क है तो कर्ज भी एक बड़ा मुकाम है। एक हसीना थी, एक दीवाना था, कभी इस गाने में ऋषि कपूर को देखिएगा। सरगम का डफली वाला डफली बजा रहा था, गाते हुए या गाने में नाचते हुए या फिर कुछ बजाते हुए गाने का अभिनय ऋषि कपूर का कमाल का होता था। मैं अपने दुख का बयां नहीं कर सकता हूं जी। वो मेरा ऋषि कपूर स्टार था, एक्टर था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो मेरा छोटा भाई था। मुझे लगता है कि आज मेरा छोटा भाई नहीं रहा। हमारी बॉन्डिंग जो है 40 साल की बॉन्डिंग है, खाली कर्ज की बॉन्डिंग नहीं है। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, हमारा मिलना जुलना, अभी 2 महीने पहले भी मैं उसके घर में था और वही एनर्जी, वही जोश, वही फिल्मों की बातें मैं यकीन नहीं कर सकता। मुझे लगता था कि ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कि जिस तरह से उसकी विल पावर है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि जाएगा। अपनी जीवनी खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने कहा है कि लोगों को लगता था कि मैं बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूं, लेकिन अभिनय के प्रति मेरा लगाव इतना था कि मैं काफी मेहनत करता था। ऐसा लगता था कि मैं वाकई गिटार जानता हूं, पियानो या डफली बजाना जानता हूं, जबकि मैं इनमें से कुछ भी नहीं बजा सकता। मैंने कई सारी फिल्मों में गिटार बजाए हैं। लोगों को लगने लगा कि मैं असली जिंदगी में भी गिटार बजा सकता हूं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया, मैं एक एक्टर हूं। मैं गिटार बजाना नहीं जानता, लेकिन मैंने यकीन दिला दिया कि मैं बजा सकता हूं। लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, प्रेम रोग, हिना, कर्ज, कूली, दामिनी, तवायफ, कितनी ही फिल्में आईं और ये फिल्म भी, जिसके रिलीज होते ही कोरोना के कारण भारत में तालाबंदी हो गई। इससे पहले कि दर्शक थिएटर में जाते, थिएटर बंद हो गए। अलविदा की निशानी के तौर पर मैंने आज अपनी खिड़की से ये तस्वीर क्लिक कर ली। उनकी बातें याद आएंगी। चिंटू जी भले लंबू जी से छोटे थे, मगर उनका अपना कद था। दिल से जिया और दिल के लिए जिया। डॉक्टरों के लिए थाली भी बजाई और ट्वीट भी किया कि वे हमारे योद्धा हैं, उनके साथ हिंसा गलत है। अकबर इलाहाबादी अब फिर ना हो सकेगा, मगर प्रयागराजवादी याद रखेंगे अपने इस इलाहाबादी को। तो मैं चिल्ला रहा हूं, हेलो हेलो, वहां से ऋषि कपूर, मैं मनमोहन देसाई। हाँ जी सर, हेलो, कैसे आप? ठीक, हाँ जी, कहिए सर। अच्छा भाई, हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा जी सर, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो, हाँ जी, मैं पिक्चर एक बना रहा हूं, अमर अकबर एंथनी, और मैं चाहता हूं कि तुम उसमें अकबर का रोल करो। कट इधर, अकबर का रोल? हेलो, अकबर का रोल? हाँ। तो मैंने कहा, अरे भाई, मैं अकबर का रोल कैसे कर सकता हूं? बोलते क्यों? मैंने कहा, वो तो मेरे दादा ने किया है मुगल आजम में। अब मनमोहन देसाई उधर, ये उसको समझ नहीं आ रही है, ये पिया हुआ आदमी है या क्या है, उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। मैं क्या सोच रहा हूं, ये पिक्चर अमर अकबर एंथनी बना रहा है, जिसमें अमर पुराने जमाने में जो बांसुरी बजाते थे ना, कहानी उसकी होगी। अकबर होगा मुगल आजम का और एंथनी होगा वो क्लियोपैट्रा और एंथनी का। मनमोहन देसाई तो कुछ भी बना सकता था ना। तो मैं बोल रहा हूं, हेलो हेलो ऑपरेटर, हेलो, वहां से वो भी चिल्ला रहा है, ऑपरेटर, अरे पिक्चर अनाउंस करनी है मैंने, तुम्हारी परमिशन है मुझे? हेलो, मैं आ रहा हूं 2-4 दिन में, तब बात करूंगा, लेकिन मैं जो रोल मेरे दादा ने किया वो मैं नहीं कर सकता। वो भी परेशान। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा दिल्ली में है। गृह मंत्रालय ने उन्हें मुंबई जाने की अनुमति दे दी है, मगर उन्हें मुंबई पहुंचने में कई घंटे लग जाएंगे, 14-15 घंटे से भी अधिक। तालाबंदी के दौर में ये त्रासदी कई लोगों को झेलनी पड़ी है। बहुत से लोग अपने माँ बाप के अंतिम दर्शन नहीं कर सके। अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ, मजदूरों की उन खबरों की तरफ जो एक अलग तरह की त्रासदी से गुजर रहे हैं। अब सरकार ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसमें भी शर्तें हैं। राज्य सरकारों को अलग अलग राज्य सरकारों से बातें करनी होगी और फिर उन मजदूरों की पहचान करनी होगी और तब जाकर उन्हें लाया जाएगा। ध्यान रहे कि इस कार्यवाही में इतनी बड़ी संख्या में मजदूर इधर से उधर होंगे।
भारत का एक सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अकेले उत्तर प्रदेश 4 लाख मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाने जा रहा है। लगभग 10,000 से अधिक मजदूरों को हरियाणा के सोनीपत और पानीपत से यूपी लाया गया है। यूपी के भीतर 10,000 से अधिक छात्रों को अलग अलग जिलों में पहुंचाया गया है और कोटा से 11,000 से अधिक छात्रों को यूपी लाया गया है, अलग अलग जगहों में पहुंचाया गया है। यही प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में हो रही है। अब सोचिए यह कितना बड़ा अभ्यास है, कितने बड़े स्केल पर चलेगा जब लाखों मजदूर एक जगह से दूसरे जगह किए जाएंगे। लेकिन यह नौबत क्यों आई? मजदूरों ने इसकी तड़प क्यों दिखाई? क्योंकि उन तक पहुंचाने वाली हर सुविधाएं, हर योजनाएं कम पड़ गईं और उन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गईं। सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए। सर मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जा पाता। मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है। गुड़गांव के मानेसर की एक कंपनी में हेल्पर का काम करने वाले 42 साल के जगदीश के आंसू और बेबसी देखकर कलेजा फट जाता है। घर करे आने का मन नहीं कर रहा। करे मेरा मैं यहाँ फंस गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले जगदीश गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बार बार बस स्टॉप जाकर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जाने वाली बसें शुरू तो नहीं हो गईं। मां बीमार हैं और अपने बेटे को देखना चाहती हैं, मगर जगदीश बेबस हैं। मैं पूरा आईडी लेके घूमता हूँ कि मुझे घर जाने के लिए कहीं से मिल जा। मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। ग्वालियर में डॉक्टर ने मना भी कर दिया था कि जितने दिन की मेहमान हो उतने दिन सेवा करो। ये कहानी सिर्फ जगदीश की ही नहीं है। मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में फंसे हजारों मजदूरों की है। न भरपेट खाने को मिल रहा है और न ही ये तय है कि उद्योग चालू होंगे तो उन्हें काम मिलेगा या नहीं। कितने किलोमीटर पैदल चल के गए थे खाना लेने? सर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चल के खाना मिला है। और इस खाने में, इतने खाने में कितने लोग खाएंगे? सर 10 लोग हम लोग हैं सर। इतना खाना मिला है और मुश्किल से सर छोटे छोटे बच्चे हैं सर, और हम 10 लोग कैसे खाएंगे सर इसमें। कड़कड़ गांव का है। गाजियाबाद के साहिबाबाद के हालात तो और भी खराब हैं। तंग गलियों के 8 बाई 8 के अंधेरे कमरों में एक साथ 10-10 मजदूर रह रहे हैं। जरा गरीबी का आलम समझिए। बिहार दरभंगा के मोहम्मद मुख्तार के कमरे में 9 लोग रहते हैं और कह रहे हैं कि अगर काम चालू भी हो गया तब भी यहाँ नहीं रुकेंगे। किसी तरह हमें अपना राज्य में भेज दे, हमारे अपना पंचायत में, जिला में भेज दे। बस मैं नीतीश जी से यही अपील करता हूँ। बाकी जो है हम लोग बुरी तरह से यहाँ ना खाना ना पानी मिल रहा है। कहाँ से खाएंगे? ये घर तो है नहीं कि चलो भाई फसल है तो वो खाओ। यहाँ भाई साहब जो भी चीज़ लाते हैं, किसी एक दिन दिया था, दूसरा दिन जो है देवे नहीं किया। 10 दिन से हम लोग ऐसे ही है। पिछले 1 महीने से भूख और जिल्लत झेल चुके ये मजदूर उद्योग चालू हो जाने पर किसी भी हाल में भी रुकने को तैयार नहीं। कुछ तो कह रहे हैं कि पैदल ही चले जाएंगे। सरकार अगर गाड़ी ना भी दे, अगर मुझे जान भी चाहेगा ना, तो फिर अगर एक बार ऑर्डर दे दे कि वो पैदल निकल जाए तो मैं पैदल निकल जाऊंगा, जान अगर देखे। अब सवाल ये है कि जब उद्योग खुलेंगे तो इनमें काम करने वाले मजदूर कहां से आएंगे? ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद का साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि वीरान पड़ा है क्योंकि सारे उद्योग बंद हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले सोमवार से कुछ उद्योग शुरू हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन उद्योगों में काम कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर कहते हैं कि पिछले 1.5 महीने में उन्होंने इतनी भूख झेली है, इतनी जिल्लत झेली है कि वो किसी भी हाल में यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं। भले ही उद्योग खुले, उनको काम नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने गांव वापस आना चाहते हैं, अपने खेत खलिहानों में काम करना चाहते हैं। अब उन्हें ये विदेश नहीं भा रहा। साहिबाबाद में सहयोगी सुशील राठी और मोहम्मद मुसलिन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अच्छा होता ट्रेन चला दी जाती और ट्रेन में देह से दूरी का पालन करना आसान भी होता और एक रेलगाड़ी में बस की तुलना में ज्यादा लोग आ भी सकते और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते थे। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसकी मांग भी की
लेकिन अनसुनी कर दी गई। अब इन सबको सड़क मार्ग के जरिए अपने अपने गांवों तक पहुंचाया जाएगा और वहां क्वारंटीन पर रखा जाएगा अगले 14 दिनों के लिए। सोचिए ये कितना बड़ा अभ्यास है। दूसरी तरफ 1 मई के दिन इन मजदूरों का भी दिन है, तो इस दिन इनकी व्यथा को याद करने के लिए, इनके प्रति करुणा और सहानुभूति और समर्थन जताने के लिए मुंबई के 135 से अधिक लोगों ने फैसला किया है कि वो एक वक्त का उपवास रखेंगे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कोई भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और ये 15 शहरों में ऐसा होने जा रहा है। सरकार गरीब और मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। हम लोग लॉकडाउन में हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, जमा नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये तय किया गया है कि 1 मई को हम अपना खाना छोड़ दें और सरकार पे दबाव डालें कि वो अपना कर्तव्य पूरा करें। कल 1 मई लेबर डे और महाराष्ट्र दिवस भी, और इस साल मजदूर और महाराष्ट्र दोनों मुसीबत में फंसे हैं। इससे कब छुटकारा मिलेगा ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर निश्चित है कि वो मज़दूर जिनकी मेहनत पर हमारा देश, हमारी दुनिया चलती है, वो आज संकट में हैं। अपने घर परिवार से बहुत दूर भूखे प्यासे ये मज़दूर हमें पूछ रहे हैं कि हम जो कि अपने हाथों की मेहनत से 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा के खाते थे, आज हम दूसरों की दया के मोहताज बन जाएं। क्या ये सही है? इन सब की मांग है कि जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी भोजन मिले, और जिनके खाते अपने गृह राज्य में नहीं है उन्हें भी पैसा मिले और उन्हें भी सरकारी इमदाद और मदद दी जाए। दूसरी तरफ आप देखें कि ऐसे बहुत से लोग हैं, नेक दिल इंसान, जो अपने सीमित संसाधनों से आम लोगों का पेट भर रहे हैं, और इनकी बदौलत इस वक्त हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा है। उड़ीसा से हम आपको ये कहानी दिखाना चाहते हैं। एक महिला है जिनका नाम है छाया रानी साहू। 8 एकड़ इनकी जमीन है और इस जमीन पर वो सब्जी उगाती हैं, और जितनी भी सब्जियां उगती हैं वो फ्री में आसपास के गांव वालों को तालाबंदी के कारण बांट आती हैं। और उड़ीसा के ही एक ठेकेदार हैं जो रेलवे में काम करते हैं, हर दिन 600 लोगों को, जिसमें कुछ कूली हैं, कुछ भीख मांगने वाले लोग हैं, कुछ अशक्त लोग हैं, उनका पेट भरते हैं। ऐसे ही नेक दिलों के दिल वाले लोगों की बदौलत कई लोगों के पेट भर रहे हैं। छोटे छोटे घेरों में बैठकर खाना खाते ये बच्चे उड़ीसा के बरगढ़ जिले के हैं। घेरे इसीलिए बनाए गए ताकि खाना खाते वक्त भी शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जा सके। इनमें से कई बच्चे अनाथ हैं, तो कईयों के परिवार पर कोरोना संकट की मार पड़ी है। घर में 2 जून की रोटी मिलनी मुश्किल हो गई है। ऐसे लोगों के लिए उड़ीसा में बरगढ़ के गुड्डी राव फरिश्ता बनकर आए हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कुलियों मजदूरों की हालत खराब है। लोग लॉकडाउन में खाने और पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। ऐसे लोगों को गुड्डी राव 24 मार्च से खाना खिला रहे हैं। वो हर रोज करीब 600 लोगों को 2 टाइम खाना खिलाते हैं। महीना 2-3 दिन हो गए खाना यहाँ मिला थी। मतलब पहले 2-3 रोज के पहले हम यहाँ आ गए हैं, और बाद में गाड़ी मोटर सब बंद हो गए। फिर खाना वाना रहती होती जाना नहीं हुई, तो यहाँ 2 टाइम खाना मिला था। हम दूसरे क्यों क्या बोल रहे हैं, अपने आप को खुद बोल रहे हैं। हाँ। हमारा घर यहाँ नहीं है, यूपी काशी बनारस है। हाँ। बाबतपुर एयरपोर्ट के बगल अमौद गांव है, वहाँ हमारा घर है। हाँ। यहाँ हम लोग रह रहे थे। हम लोग अगर इस लॉकडाउन में खुद अगर सपोर्ट नहीं पाते गुड्डी सर का, तो हम लोग खुद खाने के लिए तबाह हो जाते हैं। गुड्डी राव एक छोटे मोटे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं। महीने में 30 से 40 हजार रुपये कमा लेते हैं। लॉकडाउन से उनका भी काम बंद है,
लेकिन इन गरीबों के लिए उनका दिल खुला है। गुड्डीराव सुबह 4 बजे से खाने की तैयारी में लग जाते हैं, सब्जी लाते हैं, अपने स्टाफ के साथ खाना बनाते हैं और फिर मारुति वैन में खाना भरकर निकल पड़ते हैं। करीब 6 महीने पहले गुड्डीराव ने गरीबों को खाना खिलाने की ये मुहिम शुरू की। तब वो 10 रुपया में खाना खिलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद अब फ्री में खाना खिला रहे हैं। बीते 1 महीने में गुड्डीराव करीब 3 लाख रुपये इस काम में खर्च कर चुके हैं। अब उनकी जेब भी खाली होने लगी है। लॉकडाउन जब तक बंद नहीं होगा तब तो हम चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। पर डे 10,000 रुपये खर्चा आ जा रहा है। स्टाफ मिला के 10,000 रुपये खर्चा आता है। रोजाना 1 कुंटल चावल बनता है, दाल 20 किलो, आलू 1 पैकेट। दोनों टाइम बांट रहे हैं। सुबह 12 बजे से, सुबह 10 से आपका 12, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। और जितना वो कर रहे हैं हम लोग, जितना हो सकता है। एक तरफ गुड्डीराव फ्री में खाना खिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ उड़ीसा के भद्रक जिले के कुरुड़ा गांव के रहने वाली महिला किसान छायारानी साहू रोज 10 से 12 क्विंटल सब्जी लोगों को फ्री में बांट रही हैं। वो अपनी 8 एकड़ जमीन में सब्जियां उगाती हैं। इस खेती से उनका परिवार चलता है। हर सुबह सब्जी तोड़कर और बोरियों में भरती हैं और फिर गांव में बांटने के लिए निकल पड़ती हैं। इस दौरान वो साफ सफाई का खास ख्याल भी रखती हैं। देश में जो परिस्थिति है, गरीब लोग बहुत प्रॉब्लम है, उनको मैं हेल्प करता हूँ। मुझे बहुत आनंद मिलता है। छायारानी अब तक 20 गांव में 15,000 किलो से भी ज्यादा सब्जी बांट चुकी हैं। छायारानी सिर्फ सब्जी नहीं, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी फ्री में खाना और दूध बांट रही हैं। छायारानी साहू गुड्डीराव ही नहीं, देश की अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई लोग हैं जो लॉकडाउन के समय में दूसरों की मदद कर रहे हैं। कर्नाटक के 2 भाई तजामुल और मुजामिल ने लोगों को खाना खिलाने के लिए अपने ज़मीन बेच दिए, जबकि श्रीनगर के रफ़ीक ने लोगों को मदद करने के लिए हज के लिए बचाए पैसे को खर्च कर दिए। ऐसे लोगों को हम सबको मिलकर दिल से सलाम करना चाहिए। सुशील महापात्रा, एनडीटीवी इंडिया। तालाबंदी के दौर में कुछ विचित्र फैसले लिए जाते हैं, जिनकी नकल जब दूसरी जगह पर होती है तो वो विचित्रतम फैसले में बदल जाते हैं। हरियाणा ने एक ऐसा फैसला लिया। पहले फैसला किया कि दिल्ली से लगने वाली सारी सीमाओं को और सारे रास्तों को सील कर देंगे। फिर ये भी देखने को आया है कि कई जगहों पर उन रास्तों में गड्ढे खोद दिए गए। अब आप बताएं कि इसी तर्ज पर अगर सभी राज्य सरकारें दूसरी राज्यों से आने वाली सड़कों में गड्ढे खोद डालें तो इस कड़की में जनता का कितना नुकसान होगा। वो सड़कें तो बनी हैं आपके टैक्स के पैसे से, अब गड्ढा भी खोदे जाएंगे आपके टैक्स के पैसे से और भरे भी जाएंगे आपके टैक्स के पैसे से। यह रास्ता दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर गड्ढे कर दिए गए। पक्की सड़क को सरकारी अधिकारी ही खुदवा गए। अब इसे बनाने के लिए भी फिर से जनता के पैसे खर्च होंगे। सोनीपत के खरखौदा ब्लॉक में दिल्ली से कई रास्ते खुलते हैं, मिलते हैं। इन रास्तों को बंद करने का ये तरीका निकाला गया है ताकि कोई ना आ सके। क्या यही एक तरीका था इन रास्तों को बंद करने का? हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली के सरकारी मुलाजिम और सब्जी मंडी जाने वालों से उनके यहाँ संक्रमण फैला है, इसलिए हरियाणा से दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारी नहीं जा सकेंगे, सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की छूट होगी। अगर दिल्ली से आने वाले लोगों को रोकने के लिए सड़कों में गड्ढे करना जरूरी है, हरियाणा का यह आइडिया कमाल का है, तो उस लिहाज से तो देश के सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में गड्ढे खोद दिए जाने चाहिए, क्योंकि बाहर से ही कोई संक्रमण लेकर भारत आया था। आजादपुर सब्जी मंडी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हो गई है। शायद ये वजह रही कि हरियाणा ज्यादा अति सतर्क हो गया और इस तरह के फैसले लिए गए वहां पर।
मगर दूर दराज के इलाकों में भी इसी किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं। लोग आशंकाओं में, कम जानकारियों के कारण घबराहट में एक दूसरे के मोहल्ले को बांस से, दीवार से पत्थर लगाकर बंद कर दे रहे हैं। रास्ता बंद करना कितना खतरनाक हो सकता है सोचिए। अगर एम्बुलेंस के जाने की जरूरत पड़ गई तो एम्बुलेंस वहां तक नहीं जा सकेगी। यह वीडियो चंपारण से विनय जी ने भेजा है। 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़क को ग्रामीणों ने दीवार बनाकर बंद कर दी। यह सड़क उस गांव की तरफ जाती है जहां के एक व्यक्ति को कोविड-19 हुआ है, तो करमुआ गांव के लोगों ने रास्ता ही बंद कर दिया। रात भर में ईंट से दीवार बना दी। इसका मतलब है कि लोगों को अभी भी कोविड-19 के बारे में समझाने की जरूरत है। इस तरह की हरकतों से जिनके लक्षण होंगे वो डर से बाहर भी नहीं आएंगे। दुनिया में जहां लाखों केस हुए, हजारों लोग मर गए, वहां भी इस तरह की हरकतें नहीं हुई। रास्तों में गड्ढे नहीं किए गए, दीवारें नहीं बनाई गई। तालाबंदी को लेकर अलग अलग कल्पनाएं की जा रही हैं। बिना जानकारी और विचार के सबको कड़े निर्णय करने का चस्का लग गया है। कोविड-19 के कारण वायु प्रदूषण कुछ कम हुआ है और हवा साफ हुई है, तो बहुत दूर तक चीजें नजर आने लगी हैं। फिर से बहुत दूर दूर के पहाड़ नजर आने लगे हैं। जालंधर की छत से धौलाधार की पहाड़ियां दिखने लगी थीं, लेकिन 26 अप्रैल की शाम 5:30 बजे सहारनपुर में इसी तरह से हिमालय दिख गया। आयकर अधिकारी दुष्यंत सिंह ने अपने कैमरे से इन तस्वीरों को आपके लिए कैद की और आप देखिए कि कितना साफ सुथरा हिमालय दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं सहारनपुर की छतों से, वो गंगोत्री के 3 शिखर हैं। खतलिंग ग्लेशियर, माउंट भृगुपंथ, थलय सागर का शिखर, बंदर पूंछ के दोनों शिखर आपको दिखाई दे रहे हैं और सभी चोटियां 6000 मीटर से ऊंची हैं। सोचिए और अंदाज़ा लगाइए कि काश हिमालय अब दिल्ली से भी दिखने लग जाए, ताकि हम सब दिल्ली वालों को यह एहसास हो कि हमारे नीति निर्धारक जो नीतियां बनाते हैं उनकी बदौलत हम पर्यावरण को कितनी चोट पहुंचा देते हैं।